सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। 6 माह भी ना गुजरे थे और अपोजिशन का इत्तेहाद जो कि पीडीएम की सूरत में सामने आया, अब वो एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस आज जारी किए गए हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि ठीक है, अगर आप हमें शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं तो हम भी अपना एक इत्तेहाद लेकर चलते हैं। और उन्होंने भी नहले पे दहला कर दिया है। बात यह है और सवाल ये है कि ये पीडीएम बनी क्यों थी कि ये हुकूमत को घर भेजेगी, इसकी नाअहलियों के जो तमाम तर चीज़ें हैं वो आवाम के सामने लेकर आएगी, बढ़ती हुई महंगाई बेरोज़गारी को ख़त्म करवाएगी और आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क में कायम की जाएगी। फिर आखिर क्या हुआ कि पीडीएम चल नहीं पाई? एक मिसाक जमहूरियत माजी में नाजरीन किया गया था, जो उसमें बातें की गई थी, कम व बेश कुछ उसी तरह के नुकात इसमें भी शामिल थे, लेकिन ये इत्तेहाद बहुत ही कम अरसा चला और हम तो बड़े पुरुम्मीद थे, लोग भी बड़े पुरुम्मीद थे कि ये पीडीएम है, ये कुछ करके दिखाएगी। ये तो भाई हुकूमत से भी ज़्यादा नाअहल निकली। अब बात ये है कि अगर अपोजिशन ही तगड़ी ना हो तो फिर हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे सकती है? हुकूमत की गलतियाँ जो उन्होंने की वो गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कौन है? अगर हुकूमत को अपोजिशन ही टफ टाइम नहीं देगी तो फिर कैसे ऐसा माहौल पैदा होगा और कैसे ये पता चलेगा हुकूमत को कि वो वाकई गलती कर रही है और वाकई उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो आवाम दोस्त नहीं है। आवाम जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर परेशानियों का सामना कर रहे थे और उनको ये कुछ उम्मीद हो चली थी कि पीडीएम जो है वो उनकी जो तमाम तर परेशानियां हैं उनका ना सिर्फ मदावा करेगी बल्कि हुकूमत को भी सही डगर पे लाएगी, और अगर हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी तो उसको घर भेजेगी। कहाँ ये इस्तीफा मांगने निकले थे, फिर इस्तीफों को देने की बात हुई, फिर इस्तीफों से भी मामला अब पीछे चले गए हैं और अब वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो कि इलेक्शन भी लड़ने जा रही है। बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। बसरा साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। और आप दोनों हज़रात की जो है वो इजाज़त से मैं लगारी साहब से चाहूँगी कि आज गुफ्तगू आगाज़ करूँ। लगारी साहब, ऐसा क्या हुआ? हम तो बड़ी बातें कर रहे थे, हम कह रहे थे जब मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैठे, मीटिंग्स हुई, पीडीएम बनी, उसके नुकात बने तो लग तो कुछ यूं ही रहा था कि बहुत टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे जो फैसले कर रही है जो आवाम दोस्त नहीं है उसको वाकई सोचना पड़ेगा, उसको समझ आ जाएगी कि ऐसे नहीं चला जा सकता कि अपोजिशन बहुत तगड़ी है। लेकिन ये 6 माह में तो कहानी उलट हो गई। 6 माह से ज़्यादा भी अरसा नहीं चल सकी ये पीडीएम। लगारी साहब, क्या वजूहात बनी, किसकी ज़्यादा गलती थी? बहुत शुक्रिया और बड़ा अहम सवाल है तारीख़ के तालिब इल्म के लिए, इत्तेहादों के तालिब इल्म के लिए, जिसने 60s के अहद में इत्तेहाद बनते देखे, इत्तेहाद टूटते देखे, जिसने पीडीएम को देखा बनते हुए, जिसने पीडीएम से पहले यूडीएफ बना था एक भुट्टो साहब के ज़माने में, फिर उसके बाद पीएनए बना, फिर उसके बाद एमआरडी, फिर एमआरडी के बाद जीडीए, फिर एआरडी और अब पीडीएम। मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह ने पीडीएम मोहतरमा पीडीएम को जो है करवट जन्नत नसीब करे। मुझे लगता है कि अब सबको मिलकर उसके इंतकाल का ऐलान कर देना चाहिए कि वो नहीं कर सके, और एक बात सबको माननी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, सबको समझनी भी चाहिए और ये भी समझ लें जो इत्तेहाद में शामिल थे या अपने आप को अब भी समझते हैं, सबको ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा, पाकिस्तान की जो ताकतवर अथॉरिटी है, आप गए थे कि हम सियासत को बेवजह मुदाखलत से पाक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुआ कि वो सब कुछ जीत गए और बैक डोर उनसे राब्ते भी करते पार्टीज में। लगाई साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज अपनी बात को सम अप कीजिएगा। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर अपने दीगर मेहमानों की जानिब जी। चेयरमैन भी आ चुका है, जो हुकूमत चाहती थी और जो हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की जो
रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती थी, वो आ चुके हैं और उसके अलावा जिस कदर भी कामयाबियां उनको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं और पीडीएम नाकाम हुई है। और पीडीएम की नाकामी का जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर ये चल रहे हैं कि क्या सेनेट में क्या हुआ और सेनेट में क्या होना चाहिए था, बहुत बड़े विजन के साथ चलना पड़ता है। मैं अब भी ये समझता हूँ किसी खुशगुमानी का शिकार हुकूमत को भी नहीं होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं होना चाहिए। अब भी बड़ी क़यादत जो है वो अपोजिशन में है और बहुत ही खासे वज़नदार लोग हैं और अगर कोई गलती नहीं करते हैं, गलतियां तो कर चुके, लेकिन अगर मज़ीद गलतियां नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब भी लोगों को इन पर एतमाद होगा और लोग इनके साथ चलेंगे। लेकिन अफसोस की बात अभी आपको लगता है लगाई साहब गलती कोई गुंजाइश बची है अभी यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल में ये रिपेयर कर सकते हैं। अब तो खैर खत्म करते जा रहे हैं, खत्म ही हो गया है एक तरह से। एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। हाँ। तो एक दूसरे के बास तो नहीं है कि एक दूसरे को नोटिस देंगे। यही तो सवाल है ना शेरपाल साहब की पार्टी, ना अचकज़ई साहब की पार्टी, ना नेशनल पार्टी, ना कोई और पार्टी, वो ऐसा नहीं है कि या ना मौलाना साहब की पार्टी, ना पीएमएल नून है, ना पीपल्स पार्टी, एक दूसरे की बास नहीं है, एक दूसरे के जो है हुक्म चलाने वाले नहीं हैं। ये इत्तेहाद था जिसमें फैसले इत्तफाक राय से होने थे और तहरीक के सिलसिले में होने थे कि आपने इस तारीख को कैसे आगे ले जाना है और हुकूमत को किस तरह से नाकाम बनाना है और हुकूमत को किस तरह से घर भेजना है। आपने ये छोड़कर अपने आप को घर भेजने के चक्कर में पड़ गए और ये कि अपोजिशन अपने ही लोगों को, अपने ही इत्तेहादियों को घर भेजने के चक्कर में पड़ गई। राणा साहब ऐसा क्यों हुआ और फिर क्या जरूरत है कि आप शो कॉज दें, फिर पीपल्स पार्टी आपको 11 नुकात में मबनी चार्जशीट थमा दे? आप लोग एक दूसरे से ही क्यों लड़ना शुरू हो गए? थोड़ा तहम्मुल से काम लेते ताकि जिस लिए पीडीएम बनी थी वो काम तो शुरू होता। बहुत शुक्रिया सुमैया। देखें, कोई भी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो 10 जमातें उसकी मेंबर हैं और जितनी भी मेंबर जमातें हैं उन पे ये फर्ज है कि जो कंसेंसस डिसीजन है उसको फॉलो किया जाए और कोई भी मूवमेंट किसी डिसिप्लिन के तहत चलती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए आप जो है वो हुकूमत से तो है हुकूमत के हामियों से वोट मांगने चले जाएं। तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और ये वैसे ही पूरी जो इत्तेहाद जिस मकसद से हुआ है उसको तोड़ देते। इसी तरह अगर कोई कंसेंसस डिसीजन रीच हुआ पीडीएम का, जिस तरह हुआ कि हम सेनेट के इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे, तो पीएमएल ना चाहते हुए कि उसने लिया, ये फैसला हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, तो हमने इस कंसेंसस डिसीजन को माना और पीएमएलएन उसमें शामिल होगी। इसी तरह ये फैसला हुआ कि चेयरमैन कौन बनेगा, डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा, ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा, उसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसकी राय को नहीं माना। तो अगर एक मूवमेंट एक डिसिप्लिन के तहत ना चल सके और कंसेंसस के ऊपर सब फॉलो ना कर सके, तो फिर बेहतर है कि हम पहले अपने इंटरनली चीजों को ठीक कर लें और फिर आगे बढ़े। देखें, ये हुकूमत को तो कोई आसानी नहीं मिलने वाली है। हुकूमत नहीं तो पहले अगर आपकी चीजें अंदर की ठीक नहीं होंगी तो हुकूमत को मुश्किल में कैसे डालेंगे? राणा साहब जरा ये समझा दें। आगे होने जा रहे हैं। नहीं राणा साहब, ये मुश्किल में कैसे डालेंगे हुकूमत को आप? और महंगाई का बोझ अवाम पे टूटने लगा है और इनकी मिसमैनेजमेंट तो लाजवाब है कि तीसरे साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर। राणा साहब को मेरी आवाज आ रही है? पीडीएम को कोई जो है वो कमजोरी नहीं होगी। राणा साहब को मेरी आवाज आ रही है? बढ़ेंगे, लेकिन डिसिप्लिन पीडीएम का बड़ा अहम है, उसके अंदर इत्तेफाक होना कि किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे ये बड़ा अहम है। ये नहीं हो सकता कि जो फैसला राणा साहब मेरा सवाल भी ले लें। ये जो मुश्किलात आपकी हैं, जब तक ये हल नहीं होंगी तो आप हुकूमत को कैसे मुश्किल में डालेंगे, जरा ये बताएं। गालिबन राणा साहब मुझे सुन नहीं पा रहे हैं और अब इसका हल करते हैं, राणा साहब को मेरी आवाज़ जाए ताकि वो मेरा सवाल ले सकें। बसरा साहब, चलें पीटीएम तो ख़त्म हो गई, लेकिन आवाम तो मौजूद है ना, वो आवाम जिसने आपको वोट दिया था और वो वोट की वजह ही से ही आप लोग आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बस यहीं तक ही ना हो, आगे भी आप लोग हुकूमत करें, तो आपको लगता है कि सिर्फ पीडीएम को देखना है और आवाम को भी देखना है जो आपको यहाँ तक लेकर आए और उस आवाम के लिए जो फैसले माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, रमज़ान आने वाला है, कोरोना है मौजूद और महंगाई किसी तरीके से काबू ही नहीं आ रही है, हुकूमत क्या सोच रही है? कोई पॉलिसी मेकिंग की जा रही है महंगाई कम करने के लिए? सुमैया, पहले तो हम पीडीएम पे जो आपने बात की, लगारी साहब का माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है। उन्होंने सही कहा
कि अब इस जनाजे का ऐलान कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना PDM का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये तो पहले दिन से सियासी जनाजा था और बस इसको दफनाने का ऐलान होना था। अब तो इसको दफनाया जा चुका, इसके कुल हो चुके, तो अब तो ताज़ियत है। ये जो इस वक्त भानुमती का कुनबा इकट्ठा है और मेरा ख्याल में अब तो ये बात बेचारे ताज़ियत भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए ताज़ियत लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये इनको पता था जब ये चोरों डाकुओं का टोला इकट्ठा हुआ था जो बैंक के लिए और NRO लेना चाहता था, इसका अंजाम यही होना था। कोई ये नजरियाती था थोड़ी था। मुझे चलें, ये तो चोर डाकू है ना, आपके नजदीक तो ये चोर डाकू हैं। मैं तो जो आपसे सवाल कर रही हूँ उस सवाल का जवाब दें। ये जो आटा चीनी चोर हैं, ये जो यहाँ पर महंगाई के माफियाज हैं, इनके खिलाफ हुकूमत अभी तक कुछ नहीं कर पाई, बेबस नजर आती है। कोरोना से निपटना है, बेरोजगारी कम करनी है, महंगाई कम करनी है, इसकी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बताएं सर। छोड़े ना PDM को। अच्छा, मुझे देखें नस्मैया, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट इस पर ज़रूर दे मुझे। आपके प्रोग्रामों में मैं, नज़ीर लगारी साहब और राना साहब तो अक्सर आते रहे और मैं यही कहता रहा और ये मेरे से लड़ते थे कि जी अब हम नजरियाती हो गए हैं, ये बड़ा फितरी इत्तेहाद है। हम आपको पहले दिन से कह रहे थे, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता था पीपल्स पार्टी ने इनके साथ क्या करना है। और देखें रात बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पता है क्या कहा है? जी जी, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने गिलानी साहब को निकाला था, जी हाँ, निकलवाया था, उन्हीं के वोटों के जरिए आज हमने उनको सेनेट में पहुंचाया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। उसके बाद क्या फरमाते हैं दोनों कि एक सिलेक्टेड नया तैयार हो रहा है और वो कहते हैं कि सिलेक्टेड तो हमारे खून में होना नहीं है, ये तो खानदान है जो रायगढ़ में बसता है। वो कहते हैं नोटिस मिले तो कुछ ना मिले। ये फिर ये जो लोग थे, इनका अंजाम यही होना। चलें, ये तो हो गया, क्योंकि जिस चीज की बुनियाद में कोई अखलाकी पहलू नहीं होता, सही है। ये तो तमाम के तमाम वो लोग थे जिन्होंने चोरी चिकारियां की थी, लूटमार की थी, करप्शन की थी, पूरे 70 साल इस कौम का बेड़ा गर्क किया और आज ये आगे सिर्फ कि हमें NRO नहीं मिल रहा तो हम ब्लैकमेल करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहेंगे जुलूस आ रहा है, धरना आ रहा है। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत जान भी चली जाए मैं आपको NRO नहीं दूंगा। इनके साथ NRO तो खैर दे नहीं सकते हैं वजीर आजम, ये तो एक जुमला हो गया है क्योंकि NRO तो ज़ाहिर दिया था और लिया था, फिर बीबी शहीद भी हो गई थी, लेकिन अब वो उस तरह का ना माहौल है ना उस तरह कोई NRO दे सकता है। मेरा ख्याल है इन बातों को छोड़ दें, बसरा साहब आगे बढ़ें। अब दूसरा सवाल है ना मेरा, उसका जवाब दें। हाँ बिल्कुल, एक फिक्रा कह के अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक दूसरे को अभी तो सिर्फ ताने दे रहे हैं ना, ये गाली गलोच तक और एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। चलें, ठीक दूसरी है। बात देखें जो सुमैया बात आप कह रही हैं, आप किसके साथ होंगे? जो मुल्क हमें मिला है, हमारे लिए रियल चैलेंज यही है। मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, कारकुन हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने आप देखिए कि जब एक नेशनल टेलीविजन पे बैठकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जब एक कॉलर ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हम तो वार फुटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे कभी देखे अपने प्राइम मिनिस्टर जो डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हो और उन्हें पता है इस बात का कि हमारा सबसे बड़ा मसला महंगाई और महंगाई है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें भी पता है कि उसमें आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं। हमने चीनी माफिया को हाथ डाल लिया है। मैं आपका अपने शहर हरुणाबाद जिला बहावल नगर और साउथ पंजाब का बता रहा हूँ कि चीनी का रेट 85 रुपए फिक्स कर दिया गया है जी। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, क्योंकि असल में फिर बार बार कह रहा हूँ कि आम जरूरियाती जिंदगी की चीजें, चीनी, आटा, घी, दाल, आपकी बिजली है, आपका पेट्रोल है, आपकी सुई, हमें इनको कंट्रोल करना है। और उसके लिए कब कंट्रोल करना है बसरा साहब? 2.5-3 साल तो हो गए, कब कंट्रोल करना? लगे हुए हैं। अभी जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल वो इफेंट बाटी लगा रहा हूँ कि अगर मगर नहीं लगा रहा। हमें हमारी जो टास्क फोर्सेज हैं, जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो हमारे सियासी लॉट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, हम सब के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज। और चलें, आप लोग हर वक्त यही बात कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, लेकिन अफसोस की बात कि इस चैलेंज जो है वो उसको आप लोग
कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है लगे हुए, अल्लाह करे कि कुछ कर पाएँ, लेकिन चलें ठीक है। एक उम्मीद थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के इत्तेहाद थी, राना एहसान साहब, वो उम्मीद भी आवाम की आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि हम मुश्किल में डालेंगे हुकूमत को। मेरा सवाल ये था, जब आप मुश्किल से निकलेंगे तो आप मुश्किल में डालेंगे, आप खुद का मुश्किल से निकलेंगे। आप लोगों ने कहा कि इस्तीफे दें, जिस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानी। अब आप खुद भी इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, डस्का कराची का इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं। जब आप ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे मुश्किल खड़ी करने वाला, आप खुद मुश्किल में फंसे रहेंगे, तो फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे? देखिए, इस्तीफे देने से अगर तो ये हुकूमत गिरती है तो हम जरूर दे देंगे। ये फैसला आगे आने वाले वक्तों में ये कर लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई सिनारियो निकला तो हम जरूर देंगे। यहाँ कल इमरान खान ने कॉल्स रिसीव की, वो फेक कॉल्स थी, मैं भी करता रहा, 100 दफा कॉल की, मेरी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर मुझे कल एक बीमार वजीर आजम नजर आया जो ऑब्सेस्ड था ऑपोजिशन से। उसने पाकिस्तान का हर मसला करप्शन का, 2.5 साल से वो हुकूमत में और करप्शन बढ़ चुकी है, वो उसके पास कुछ नहीं था अवाम को बताने के लिए सिवाय ये कहने के लिए कि मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो। कोई वजीर आजम ऐसा होता है जो अवाम के पे कहे कि मेरी एक बात मान लो, मुझे मेरे पे भरोसा करके देखो, शायद मैं कर जाऊं। तो ऐसा वजीर आजम जिसके पास कोई प्लान नहीं है, ये आगे भी मुश्किल में ही रहेंगे। अभी मेरे भाई शौकत बसरा साहब कह रहे थे कि हम एक दूसरे के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो मैं इनको भी याद करा दूं कि ये MQM को कातिल लीग कहते थे, आज इनकी वफाक में उनकी वजह चले मगर आप लोगों तो इत्तेहाद अभी का ही है ना, ये 6 माह भी क्यों ना चल सका। सेनेटर ताज हैदर साहब मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर मैं उनसे ही बात कर लूं। बिल्कुल आपने बताया, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लूं। ताज हैदर साहब, पहले ताज हैदर साहब, मैं आती हूँ, बसरा साहब मैं आती हूँ। राणा साहब मेरे छोटे भाई हैं। राणा साहब ने कहा इस्तीफों से कौन सा मसला हल हो जाना है, तो राणा साहब उड़ना नहीं सी आना, पंगा लैन की लोड़। चले बढ़ के मारे। चले ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM में नहीं होगी, PDM का एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, और पीपल्स पार्टी क्या अलग जो है वो कोई बनाएगी अपना इत्तेहाद? क्या प्लान क्या है पीपल्स पार्टी का? ये तो आप की ख्वाहिश है, खबर तो नहीं है ना। तो सवाल है, तो खबर ना बनाइए। सवाल है नहीं, मतलब ये कि क्या खबर आई है कि PDM टूट गई? मैं पूछ रही हूँ सर, आगे क्वेश्चन मार्क के हालात तो नजर आ रहे हैं, नजर तो आ गए ना पूरे। नोटिस दिए जा रहे हैं, क्या कभी इत्तेहादों में इस तरह के नोटिस? आपको याद है कि 1983 में MRD की मूवमेंट चल रही थी और NDP के सरबराह उसके MRD के हेड थे, MRD के लीडर थे, सरबराह थे वो उस वक्त उस टेन्योर में, और उनके दौर में ही उनकी पार्टी ने बैकआउट कर लिया था और उनकी पार्टी ने ऐलान किया था कि हम बनू रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो लेकिन उनको भी नोटिस नहीं दिया गया था। ऐसे क्रूशल टाइम में जनरल ज़िया के दौर में भी किसी पार्टी ने किसी पार्टी को नोटिस नहीं दिया था। आज तो नोटिस दिए जा रहे हैं ना। हाँ, तो ये तो विजुअल थिंकिंग है ना कि जो गलतियां पहले हुई थी वो गलतियां दोहराई जाएंगी, गलतियों से सबक नहीं सीखा जाएगा। तो सही नोटिस मिला है पीपल्स पार्टी को, शो कॉज नोटिस सही मिला है? देखिए, एक साथ मिलके इतनी पार्टियां चल रही हैं और उसमें एक इख्तिलाफ राय आया है। बाज़ औक़ात मामला जज्बाती हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आपस में बैठते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। और मामला जो है सॉर्ट आउट होते हैं। तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे ताज साहब? कैसे नहीं होंगे? मेरी तो अपनी बीवी से चौथे दिन लड़ाई हो गई। ये मियाँ बीवी का तो मामला नहीं है ना, लेकिन और वैसे लगता नहीं है। आप अगर शादीशुदा है तो आप कभी न कभी खटपट तो होती होगी। मैं घर के हालात से वाकिफ हूँ आपके, ये जो है मुझे लगता नहीं है जो आप कह रहे हैं। जी ताज साहब, तो चलें ठीक है, खटपट ही सही, मियाँ बीवी वाला मामला तो नहीं है, लेकिन एक खटपट ही तक रहेगा। हम देखेंगे PDM को दोबारा से एक ना। देखो बेटी, एक चीज होती है कि हम एक बात कहते हैं, वो उसके मुखालिफ बात कहते हैं। हाँ। और उसके बाद एक थीसिस और एंटीथीसिस के बाद एक सिंथेसिस हो जाती है कि हमने एक ख्याल जाहिर किया, उन्होंने कोई दूसरा ख्याल जाहिर किया, और लेकिन इन ख्यालात के टकराव से फिर कोई तीसरी चीज निकलती है। तरीका, डायलेक्टिक तरीका तो यही है।
रेटोरिक जो है वो चलती रहे अपनी। तो ताज हैदर साहब, जज्बाती कौन हुआ ज्यादा? आपने कहा ना जज्बाती हो जाता है इंसान, कौन ज्यादा जज्बाती हो? थोड़ी देर की होती है ना। हाँ, हाँ, जज्बातियत मतलब दिन में झगड़ा हो गया, रात को डार्लिंग डार्लिंग होके खत्म हो गया। हाँ। तो ये तो जज्बातियत तो थोड़ी देर की चीज है, बुलबुला है वो खत्म हो जाता है, बाद में तो फिर अकलियत। देखिए, पीपल्स पार्टी घर तक छोड़ के आएगी नून लीग को। ये बसरा साहब बोल रहे हैं। हमारे बड़े हैं, इन्होंने बड़े पुराने बदले लेने हैं। ताज हैदर साहब हमारे बड़े हैं, इन्होंने बड़े पुराने बदले लेने हैं नून लीग से। ऐसा ही है ताज साहब? नहीं, अगर आप बदले लेते रहेंगे तो फिर तो मुल्क गया ना। ये जो है ना दरगुजर के अंदर बका है सबकी। तो ताजर साहब, आप क्या ये कहेंगे कि जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया उसको दरगुजर कर दिया जाए? हमने क्या किया? ये तो आप पूछें, ये तो पूछें आप इत्तेहाद से, पीडीएम के। हमने तो सीधी बात की, ये इस्तीफों का मामला था। हमने 4 बड़े वकला से हमारी सेंट्रल कमेटी ने 1-2 घंटे तक ब्रीफिंग ली कि इसमें क्या है। फिर हम कोई 70 से ज्यादा लोग उस हमारी मजलिस के अंदर थे, हम सब ने अपनी अपनी राय सियासी दी और हम इस नतीजे तक पहुंचे कि ये जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ है, तो सियासत देना, ये इस्तीफे इस वक्त देना। और वो चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम पूछ रहे हैं। लेकिन सर, उनको तो एतराज ये है कि आपने बाप से वोट क्यों लिया ऑपोजिशन लीडर के लिए? नहीं, उन दूसरों से भी हम पूछ रहे हैं कि अच्छा, आपकी ये तजवीज़ है इस्तीफे दे दिए जाएं, अगले दिन क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा। लेकिन आज तो बात इस्तीफों की नहीं है ना ताजदर साहब, आज तो बात इसकी है कि आपने ऑपोजिशन लीडर अपना लेकर आए, जो कि तय नहीं हुआ था। रंजिश तो वहीं से शुरू हुई थी, रंजिश तो इस्तीफों से ही शुरू हुई थी ना। हाँ बिल्कुल। और पहली दफा जो खुशखबरी आप लोग दे रहे थे कि टूट गई, वो इस्तीफों पे दे रहे थे ना। नहीं ताज हैदर साहब, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था, आप तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, क्या सूरत हाल हुई? ये जो एक खुफिया इजलास सेनेट का हुआ है, यानी जिसकी इत्तला तक नहीं दी गई। खुफिया कहाँ? अच्छा, हुआ है? मेरे पास इत्तला तक नहीं थी कि आज इजलास है। अच्छा। अपने जराए, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, किसी सेनेटर से पूछ लीजिए अपोजिशन के कि क्या उसको इत्तला दी गई थी कि इजलास है। चलें ठीक है, और मैं ब्रेक ले लूं। इजलास में तो सादिक संजरानी साहब भी गए हैं, तो ये तो फिर पूछना पड़ेगा, आपको खुद ही पूछना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब और राना एहसान साहब, शौकत बसरा साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल पर बात करेंगे। वैक्सीन है हल या फिर लॉकडाउन, हुकूमत क्या सोच रही है? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। कोरोना वायरस जो कि तबाहकारियां मचा रहा है, इसकी जो 3rd वेव है उससे बच्चे ही मुतासर हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मुल्क में आ चुकी है, लेकिन अभी भी ज़ाहिर लोगों को, इतने लोगों को नहीं लग सकी। इतनी बड़ी आबादी का ये मुल्क है, लेकिन वैक्सीन जो है वो इमदाद की चंद ही है। और अगर हम बात करें रूसी वैक्सीन की तो ज़ाहिर उसकी कीमत का तयन हो चुका, लेकिन ये वही लोग लगवा सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो फंड्स दिए गए वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए। साल 2020 में कोरोना वायरस पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ तो पाकिस्तान को वबा का मुकाबला करने के लिए कई ममालिक की जानिब से फंड्स दिए गए। फंड्स अवाम को बेहतर सहूलियात और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जदीद आलात देने के लिए फराहम किए गए। मार्च 2020 को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2.5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई। अप्रैल 2020 को एशियाई तरक्याती बैंक ने मजीद $30 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान को आलमी बैंक की जानिब $200 मिलियन के फंड्स दिए गए। वबा का मुकाबला करने के लिए IMF की जानिब से पाकिस्तान को $1.4 बिलियन के फंड्स जारी किए गए और ये रकम पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाने वाले बेल आउट पैकेज से अलहदा थी।
हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामी तरक्याती बैंक से भी $650 मिलियन फंड्स मौसूल हुए। इसी दौरान पाकिस्तान को चीन की जानिब से मुफ्त टेस्टिंग किट्स और तहफ़्फ़ुज़ाती आलात भी फराहम किए गए। अरबों रुपए की फंडिंग के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। पाकिस्तान ने पहले चीन से 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन खरीदने का फैसला किया, जिसमें 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच गई। इसके अलावा हुकूमत ने चीन से कैंसिनो वैक्सीन खरीदने का भी फैसला किया, जिससे 30 लाख डोज बनाए जाएंगे। चीन से वैक्सीन अप्रैल के वर्ष में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अब तक पाकिस्तान को चीन की जानिब से 15 लाख वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा चुकी हैं और कोरोना वायरस के नाम पर मौसूल होने वाले फंड्स कहां इस्तेमाल हुए, ये सवाल अब भी बरकरार है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अब भी लॉकडाउन लग रहा है तो अब क्यों, जबकि वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है ये वैक्सीन कम तादाद में है, वैक्सीन इतनी तादाद में आई नहीं, जो बन रही है वो भी अभी बनी नहीं। और अगर इस तरह से रफ्तार रही वैक्सीन लगने की तो आखिर कब तमाम जो लोग हैं या फिर ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या लग रहा है लगारी साहब आपको, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर हम देखें मुफ्त वैक्सीन, मैंने बताया अभी कि मुफ्त वैक्सीन हमारे पास 15 लाख हैं, आबादी इतनी बड़ी है, किस तरीके से हुकूमत जिस रफ्तार से चल रही है, आपको लगता है कि इस साल भी ये वैक्सीनेशन के अमल को जो है कुछ हद तक भी आगे बढ़ा पाएंगे? बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हर कारोबार में, हर चीज़ में, हर अमल में, उसमें देखा जाता है कि इसमें कमाई कितनी होगी, और अफराद देखते हैं, रियासत के लिए नहीं देखा जाता, इदारों को नहीं देखा जाता। ये नहीं देखा जाता है कि पाकिस्तान को कितनी आमदनी होगी, ये देखा जाता है कि किसी शख्स को कितनी आमदनी होगी। अगर वैक्सीन मंगवाएंगे तो इसको पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा। ये सोचा जाएगा जो हमारे दोस्त वैक्सीन खरीद कर मार्केट करेंगे उनको कितना फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के मफादात जो हैं उनको पेश नज़र नहीं रखा जाता है। यह है अफसोस की बात, यह है तकलीफ की बात, यह है दुख की बात, और ये हर दौर में ऐसा हुआ है, और इस दौर में भी ऐसा हुआ है। इस दौर में तो कमाल ही हो गया है कि जो दवाओं की कीमतें बढ़ी, उन्हें तो होश लोगों के ठिकाने कर दिए। जो मुख्तलिफ अमराज की वजह से मुस्तकिल दवाएं लेते हैं, उनको पता है कि उनके लिए या दवाएं खाएं या रोटी खाएं, एक चीज खा सकते हैं, दो चीजें नहीं कर सकते। सही बात है। या मौत को गले लगाएं। बहुत पहले कहा गया था, ये कोई 60-1.5 साल पहले कहा गया था कि जी लोगों के लिए एक वक्त की दवाई, जबकि 2 वक्त लेते हैं, तो एक वक्त की दवाई भी नहीं ली जा सकती। अब तो लगता है कि वो लोग दवाई ली ही नहीं जा सकती है। तो उसके लिए उनको खाना छोड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। वो घर के किराया दें, वो आपके बढ़ते हुए महंगे बिल दें, या अपनी दवाइयों के लिए कुछ हासिल करें। आपको मुफ्त मिलता है, वो भी आप गरीब आदमी को नहीं देते हैं। ठीक है, आपने फ्रंट लाइन जो आपके थे उनको दिया है और उनका राइट बनता था। फिर आप जाते कि जनाब आपके पास तो कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि कितने लोग हैं जो खरीदने की इस्तात नहीं रखते, तो उनको कैसे देंगे आप? यही तो असल सवाल है लगारी साहब कि हुकूमत अभी भी ये नहीं बता पाई है कि वैक्सीन कितनी बड़ी तादाद में उनके पास कब आएंगी, कि कब वो ज़्यादातर आवाम को, क्योंकि ये हक तो हर एक इंसान का है कि उसको वैक्सीन लगे, वो क्यों खरीद के लगाए। तो हुकूमत का काम है कि वो हर शख्स तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाए। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, लेकिन अब हम अभी भी हम जान पर स्कूल्स, तालीमी इदारे बंद करने पर, और सिंध में भी जो स्कूल्स हैं वो प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक कल से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पिछले साल भी हमने देखा बच्चों के तालीमी नुकसान का बहुत नुकसान हुआ। अगर इस साल भी यही सूरत हाल रही तो क्या होगा एग्जाम्स का, बच्चों की तालीम का? वैसे ही बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने आपको लूप में लिया था ये तमाम तर फैसले करते हुए, और अगर ये फैसला किया गया है तो तालीमी साल का क्या होगा? ये जो महीना होता है ये एग्जाम्स का होता है, तो एग्जाम किस तरह लिए जाएंगे, क्या तय पाया है? ये बिल्कुल देखें, जो सैटरडे को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसमें हम शामिल होते हैं, वहाँ पर यही कंसेंसस डेवलप किए गए थे कि अभी फिलहाल जो है उस स्कूल्स को बंद करने की जो है वो जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ, अगर उन जगहों को बंद करें जो सोशल एरियाज हैं जहाँ बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है, चाहे शादी हॉल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बार हो, चाहे मॉल्स हो, वहाँ बच्चों पे बैन लगाने चाहिए अगर कोरोना की स्प्रेड को रोकना है। तालीमी इदारों के अंदर तो एसओपीज जो है ना भरपूर तरीके से जो है फॉलो करवाए जा रहे हैं, और बच्चों को जो है वो सोशल
बेसिक भी मेंटेन रखनी चाहिए। और जैसे कि अब जैसे आपका तालीमी साल हो रहा है, अब बच्चों के एग्जाम देने तो फाइनल रिवीजन कराना है, आगे कैम्ब्रिज के मई में एग्जाम्स हैं, जुलाई में बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो ये सब तैयारियों के लिए बच्चों को वक्त चाहिए होता है। अब जो इंटरनल एग्जाम जो स्कूल्स को लेने थे, उसमें अगर स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा, और ये 2 हफ्ते ही नहीं है, मैं आपको बताऊं आगे आखिरी अशरा आ जाएगा रमजानों का, ईद आ जाएगी, ये बहुत लंबे अरसे के लिए स्कूलों में बंद नजर आ रहे हैं, जो कि एक फिर तालीमी नुकसान हमें बहुत एक बार फिर बहुत बड़ा तालीमी नुकसान होगा। मैं वापस आती हूँ तारिक शाह साहब आपसे, और भी मुझे मजीद जो है वो बात करनी है, सवाल करने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़ाहिर अलार्मिंग चीज़ है। एक तरफ तो बच्चों की सेहत भी देखनी है, लेकिन बच्चों की तालीम भी ज़रूरी है। अब ये चीज़ें किस तरह मैनेज होंगी, लेकिन ज़ाहिर इससे पहले जो हम बात करें थर्ड वेव की वैक्सीन की, इसी में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे पास अभी 15 लाख वैक्सीन आई हैं जो चीन की इमदाद से हमें मिली हैं। आबादी इतनी बड़ी है, हुकूमत भी कोई सही प्लान नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की क्या गुफ्तगू हुई, क्या अपना कंसर्न हुकूमत के सामने आपने रखा? थर्ड वेव है हमारे पास, हम अभी भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, वैक्सीन के हवाले से कुछ नहीं मालूम, जो वैक्सीन है भी वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज कंसर्न, वी हैव लाउडेड फॉर सो मेनी टाइम्स, हुकूमत को लिखा भी है, हुकूमत से बात भी की है, फेडरल गवर्नमेंट से भी की, जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उनके साथ भी की। हमने ये भी कहा था कि ये जो चाइना से मंगवा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो प्रोक्योर करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि आज सेनेट के इजलास में भी हुकूमत से पूछा गया कि ये बताएं कि आपने कितनी खरीदी है, तो हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ही साइलेंट है। इसके लिए मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि दूसरा जो है 5 रशियन जो है उसके लिए गालिबन कोई प्राइस के ऊपर अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ। नहीं सर, 4,500 कीमत का तयन किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये जो डोज लगाई जा रही है वो 6,000 6,500 की लगाई जा रही है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा भी लेते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्यों जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या उनका हक नहीं है कि वो वैक्सीन लगे उनको भी? एज अ स्टेट मैडम मैं अर्ज करूं कि एज अशरफ निज़ामी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम ये अफोर्डिंग, नॉन अफोर्डिंग, अमीर गरीब, इट इज नन ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली, हम बाइज्जत शहरी हैं, हर शख्स इसका बाइज्जत शहरी है। ये आपकी गुडविल है कि आपने सरकार से लगवानी है या आपने प्राइवेट। इसका मतलब जिसके पास 4 पैसे हैं वो जिंदा रहे, बाकी मर जाएं। सही बात है। ये मैं समझता हूँ कि हम ना किसी तरह से बाय करते हैं, ना हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये गरीब। आज मैं देख रहा था सेनेट के अंदर भी यही आवाज के गरीबों के लिए क्या किया। क्या ये मुल्क है? ये मुल्क है, फिर जिधर वही लोग रहे, गरीब अपने लिए नया खिता ढूंढ ले ताकि नया मुल्क बनाए जहां गरीबों की हुकूमत और गरीबों का ख्याल रखा जाए। आई थिंक ये बहुत ही गलत लॉजिक और बहुत गलत स्टेटमेंट है इन द सेनेट, इन द असेंबली एंड ओवरऑल बाय द गवर्नमेंट और सर्टन जो ऑर्गेनाइजेशन इस लफ्ज को यूज करते हैं कि गरीबों के साथ क्या होगा। दिस इज द गुडविल कि अगर कोई शख्स कहीं से सरकार से लगवाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह सरकार से लगवाए, दैट माइट बी सम वेटिंग। प्राइवेटली जाना चाहता है, पहले तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर अल्लाह के फजल से इसके ऊपर तजारत शुरू हो गई है। एंड यू नो कि अगर किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन बुलाए, खुदा खल्के खुदा के लिए तो नहीं बुलाई, दे आर ऑन बिजनेस। इतने दिनों उधर कोर्ट के ऊपर ये पड़ी रही है, अभी जो लगाई जा रही है अल्लाह जाने इसकी एफिकेसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। ये तो मतलब अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे। सर आप डॉक्टर होके जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर एक आम आदमी कैसे वैक्सीन पर एतमाद करेगा? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए डॉक्टर होके नहीं, दिस इज अ रियलिटी। अगर मेरे रवैये दुरुस्त नहीं है तो इमैटीरियल मैं डॉक्टर हूँ या एंकर पर्सन हूँ। इफ आई एम नॉट अबाइडिंग बाय द लॉ। और तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अपने कंसर्न्स हुकूमत तक पहुँचाए? ये बिल्कुल। अब ये जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो सर्टेनली हम अपने कंसर्न भी शो कर रहे हैं। हम लोग तो इस तजारत के अंदर, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, हमारी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, उसके तवज्जुह से हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को, इट इज नॉट इशू ऑफ पाकिस्तान और सही हमारे हमसाया मुल्क है ना, इत्तेफाक से तंजीम के साथ, मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमने तो वहां पे भी उठाया। अभी बरतानिया के साथ हमारे जो ये किया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने लिस्ट के अंदर आने वालों से, हम उससे भी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है इसके ऊपर जो है कंडेम किया उसको कि ये जो है तासुब जो है ये अच्छा नहीं है, बरतानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब मिनिस्टर भी कहते हैं। और हमने उसके जवाब में क्या किया आप जानते हैं ना, कि हमने उनको ग्रुप सी से ग्रुप बी में डाल दिया डॉक्टर साहब। ये देखिए ये डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि एक हुक्मरान तबका यहाँ पाकिस्तान के अंदर बस
और उसमें कोई सियासती तौर पे कोई गर्ज नहीं है कि आपके शहरियों के साथ कैसे रिस्पेक्ट को छोड़े, बेइज्जत किया जा रहा है। इज्जत होने से तो बचाएं खुदारा। पॉइंट टेकन, ये असल पॉइंट है कि हर शहरी का ये हक है कि उसको वैक्सीन लगे, और हुकूमत का ये फर्ज है कि चंद लाख इमदाद वाली वैक्सीन नहीं, बल्कि आप वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से या वैक्सीन बनाने के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम करे, हुकूमत को बताना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए, तारिक शाह साहब से ही बात करें। तारिक शाह साहब, फिर किस तरीके से तालीमी निज़ाम चलेगा अगर इस साल भी स्कूल इस तरह बंद रहते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि अभी आखिरी अशरा आ जाएगा, उसके बाद फिर ईद है, फिर उसके बाद भी अगर स्कूल्स नहीं खुलते तो बच्चों के इम्तिहानात, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ने पहले भी एहतजाज किया था कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएं, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस लेके फिजिकल एग्जाम्स दिलवाना या देना बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? तारिक शाह साहब जी बिल्कुल, देखें, एक तो ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन पढ़ाना एक सेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये है कि हमारे ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि हमारे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे अच्छे इंटरनेट नहीं है, अच्छे गैजेट्स नहीं है जिसमें हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। अगर स्कूल इंतजाम भी कर ले तो पेरेंट्स के पास वो इंतजाम नहीं होते कि घर में बच्चे सही तरह पढ़ सकें। दूसरी चीज ये है कि एक चीज हमें तय करनी पड़ेगी कि अगर हमें इस साल हेल्थ पे फोकस देना है, तालीम को अहमियत नहीं देनी, तो फिर हमें अगले साल बच्चों को रिपीट कराएं ताकि वो अच्छी तरह पढ़ तो सकें। एक साल रिपीट करने में इतना हर्ज नहीं होगा जितना आगे जाके अगर हम विदाउट एग्जाम अगर दोबारा वोट कर देते हैं तो डिजास्टर आगे जाके होगा। इससे बेहतर तो हम दोबारा बच्चों को इस साल रिपीट करा लें ताकि वो अच्छी बेस बने और आगे कामयाब हो सके। तारिक साहब, लेकिन एक चीज़ और एक माँ बाप को भी शिकायत है कि देखें पूरा साल हो गया, ऑन एंड ऑफ स्कूल कभी खुले हैं कभी बंद हैं, कभी यही सिलसिला चलता रहा, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उसके बावजूद फीसेस जो पहले 20% कम की गई थी वो फिर से वापस बल्कि बढ़ गई हैं। कुछ स्कूलों ने फीसों को बढ़ा दिया, अचानक से बच्चों को माँ बाप को जो नए फीसों के चालान मौसूल हुए उनमें फीसेस बढ़ी हुई थी। स्कूल्स को भी सोचना चाहिए कि माँ बाप किस तरीके से फीसें बढ़े, कि स्कूल उस तरह खुल भी नहीं रहे, और टीचर्स की भी शिकायत है कि स्कूल्स मालकान उनको जो है वो तनख्वाह अदा नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ों लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये तालीमी इदारे पेरेंट की दी गई फीस से चलते हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा ग्रांट एंड रेट बजट नहीं मिलता। अब अगर हमें टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया जाएगा, हमारे अखराजात इंक्रीज देंगे, हम पे जो रेंटल इनकम होती है वो रेंटल जो चार्ज किया जाता है वो बढ़ा दिया जाएगा, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, हम पे के टैरिफ बढ़ा दिए गए। इवन मैं आपको बताऊँ जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए उस पर भी सब्सिडी नहीं दी गई है। तो जब सारी अखराजात होंगे तो ऑब्वियसली बर्डन जो है पेरेंट पर ही आने, गवर्नमेंट हमें किसी जगह अपनी फेवर नहीं दे रही ना सब्सिडी दे रही। नहीं, देखिए, वो आपको फेवर नहीं मिल रही तो वो माँ बाप को कौन सी फेवर मिल रही है? वो भी इसी वायरस का शिकार हुए हैं, इस पेंडेमिक का शिकार हुए हैं, तो ये परेशानी तो उनको भी है। वो कहाँ से इतनी फीसें दें? फिर ज़्यादातर यही होता है कि वालिदैन बच्चों को स्कूल से उठा लेते हैं, फिर ज़ाहिर है ये लिटरेसी रेट कहाँ जाएगा, ये भी तो देखना होगा ना कहीं आप भी रियायत करें, हुकूमत से भी रियायत मांगें। देखिए, जहाँ हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकती है, तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं मेरे पास खबरें आती हैं वो पेरेंट्स के साथ फेवर कर रहे हैं। जो पेरेंट मालकान से जाके मिलते हैं वो फेवर करेंगे। और आज भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि कोई भी पेरेंट अगर किसी स्कूल ओनर से जाके फेवर मांगता है तो उसको फेवर मिलेगा, लेकिन कलेक्टिवली हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फीस कम कर दें या हम फीस वेव ऑफ कर दें, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कि देखिए, इसमें बीच में गवर्नमेंट का किरदार था कि अगर मगर ये सवाल भी तो अहम है ना कि अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है, आपके खर्चे उस तरीके से स्कूल के नहीं हो रहे, बच्चे अगर फिजिकल नहीं आ रहे, तो वालिदैन ये सवाल पूछते हुए बजाने बेना तारिक शाह साहब कि वो इतनी फीसें क्यों भरें? देखिए, टीचर्स की सैलरी तो वही है, टीचर्स तो कहीं नहीं गए, स्कूल की प्रेमिसेस वही है, वो तो कहीं नहीं गया। बिजली की एक्सपेंडिचर जहाँ पंखे लाइटों में खर्च होते थे आज कंप्यूटर पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, प्रोजेक्टर चल रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं स्कूल के अंदर, ऑनलाइन चलाने में कॉस्ट आती है, स्कूल के अंदर बनाया गया, तो ये सारे तक में इसका हमें एग्जाम्पशन नहीं दी गई, उनके टैक्सेस में हमें एरियल्स भी चार्ज किए गए, एरियल्स पे पेनल्टी भी चार्ज की गई जिन स्कूलों ने टैक्सेस नहीं करे। तो अब ये सब चीजें जब हम पे सारी चीजें फिक्स कॉस्ट है, फिर अब
कैसे कैसे किसी को जाके फेवर दे। चले पॉइंट टेकन लगारी साहब, ये जो फेवर की बात अभी तारिक शाह साहब ने की ना कि फेवर नहीं दिया जा सकता, ये हुकूमत क्या कर रही है। जब पेंडेमिक आया दुनिया भर में हमने देखा कि हुकूमतों ने आवाम को रिलीफ दिया, जो इदारे थे उनको रिलीफ दिया। यहाँ पर स्कूल्स मालकान ये कह रहे हैं कि हम पे पेनल्टी लगी, एरियर्स लग गए, हमें टैक्सेस ज़्यादा भरने पड़े, स्कूल्स की हमें ज़ाहिर जो तनख्वाहें हैं टीचर्स की वो देनी पड़ रही हैं, तो हम तो नहीं कर सकते भाई प्राइवेट स्कूल्स, ये कहते हैं। और फिर उसके बाद बचाली में वो भी आपके सामने लगारी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत की कहीं भी किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी, चाहे वो चीज़ों को लेकर चलने की पॉलिसी हो पेंडेमिक को, या फिर पेंडेमिक में वैक्सीनेशन के हवाले से कोई पॉलिसी हो, नजर आती है आपको? मेरे ख्याल बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही होनी चाहिए। जब ये आइन में दर्ज है कि तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि यहाँ सिंध में तो मैंडेटरी है कि जनाब आपका कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसका गला दबा दें और कहें कि जी ठीक है आप लोग बंद करें, ताला लगाएं और घर चले जाएं, आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो आपका काम हो गया। फिर तो आपके तालीमी इदारे, और कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं पाकिस्तान सिंध भर के और मुल्क भर के, जितने सरकारी मुलाजमीन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी तनख्वाहें इस तरह हैं या जो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, वो तो यही चाहेंगे कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में। सही बात है। मैं कहता हूँ फिर पब्लिक सेक्टर के स्कूल किस लिए हैं? आप बजट तकसीम कर देना, वफाक का भी, सूबों का भी, फिर वो बजट का क्या फायदा तकसीम कर दें और कहें कि जी आप तालीम का मेयार बेहतर बनाएं और अपनी फीसें कम करें, ये बजट हम आपको पूल कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। आप नहीं करते हैं। आपके पास इमारतें हैं, पूरे मुल्क के अंदर इमारतें हैं, तालीम नहीं होती है। उन इमारतों में कौन पढ़ा रहा है ये नहीं पता, वो टीचर्स तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन वो इमारतें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम। यही तो वजह है ना कि हम नहीं भेजते वहाँ बच्चों को। बड़ा मसला ऑनलाइन एजुकेशन का है। एक आदमी के 5 बच्चे पढ़ते हैं, 2 यूनिवर्सिटी में, 2 कॉलेज में, 3 स्कूल में। बिल्कुल। आपके पास कितने पीसी हैं उस बंदे के घर में जिसकी अपनी तनख्वाह 25,000? ये मुमकिन ही नहीं है ना लगारी साहब। कितने पीसी उनके घर पर, कितने कंप्यूटर हैं, वसाइल की कमी है, चीजों के मामलात हैं, वो बिजली के बिल नहीं दे सकता है, उसके पास कहां से वो ऑनलाइन एजुकेशन। तो पाकिस्तान में एक ख्वाब है और एक क्लास ले सकती है, ये हो ही नहीं सकता। पॉइंट लेकिन वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब का लास्ट टेकन। डॉक्टर साहब बस आप मुझे ये बता दीजिए कि अब जो सूरत हाल शुरू हो गई है, 3rd वेव है, एहतियात हम अब लोग भी कहते हैं कितनी एहतियात हम करें, वैक्सीन आ गई है लेकिन हम अभी भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हुकूमत की पॉलिसीज को देखते हुए हमारे आगे की सूरत हाल हमारे लिए क्या बनेगी? देखिए मैं सोचता हूँ एसोसिएशन के कि हुकूमत जो है जो फैसले करती है वो बहुत केस में करती है और डिलेड करती है। बहुत अर्सा पहले हम कह रहे थे कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और उस चेन को तोड़ने की खातिर सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता है कि वो हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। अगर हुकूमत फैसला ये करेगी तो मैं समझता हूँ कि असल फैसला होएगा और अभी भी ये देर से फैसला कर रहे हैं। दूसरी चीज कि अवामुल नास को हमें आपके साथ जो है इसके ऊपर अमलदारी है, एसओपी के ऊपर, दैट इज वेरी मच एसेंशियल। अगर हम नहीं करेंगे तो मीन बाय के हम दावत दे रहे हैं बीमारी और ये सारे मसाइल पैदा रहे। बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन अगर नहीं करेगी, जाहिर है हमारी इतनी बड़ी 22 करोड़ की आबादी है, इसमें 15 लाख की इमदाद से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल या फिर आधा भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका, तारिक शाह साहब आपका, नज़ीर लगाई साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत वायरस पे कंट्रोल करना तो वैक्सीनेशन ही इसका वाहिद हल है, लॉकडाउन नहीं। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।